आज अपने करेंगे सर्कल का थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, सेकेंड तक कंप्लीट हो गया था। 4 क्लासेस लिए अपने कंप्लीट करने के लिए, बीच में एक एक्स्ट्रा क्लास भी अपने लिए कंप्लीट करने के लिए। तो सर्कल के अंदर ऑलमोस्ट अपने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है ये थर्ड एक्सरसाइज का टर्म। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज है। अभी थर्ड एक्सरसाइज अपने आप में सर्कल का चैप्टर है, इसका थर्ड एक्सरसाइज अपने आप में ये 2 एक्सरसाइज के बराबर। बुक का चेहरा देखेंगे तो 30-35 सम्स होंगे अवेलेबल। एग्जाम्पल का चेहरा देखेंगे तो 30-35 सम्स वहां पर होंगे। मिला जुमला के एक्सरसाइज अपने आप में 60-65 सम कंटेन करके चलता है, क्वाड्रेटिक का लास्ट एक्सरसाइज के बतौर पर। दिख रहा होगा एक्सरसाइज का हालत। सर्कल पार्ट 3 फर्स्ट वाले के अंदर अपने नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़े। 40 सम, एग्जाम्पल में भी 30-35 होंगे। 30 सम 35 हो गया आराम से। 70 क्या अबाउट 75 सम्स काउंट करे तो। तो इस ईयर 23 से 24 वाले बैच को तो 75 सम्स बुक में दिया गया। खैर कोई बात नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में अपने पढ़े नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सर्कल के बारे में। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज में अपने पढ़े साइक्लिक वाइक्लिक का जो प्रॉपर्टीज था सर्कल का, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, वैसे अपना डायग्राम के थ्रू समझे। अब थर्ड एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि प्रॉपर थ्योरम 5 या 6 है। आई 5 थ्योरम्स है, तुम्हारे बुक में कितना हमको नहीं पता शायद, लेकिन बट 5 थ्योरम्स है जो तुम्हारे काम का। सिंपल बात बोले तो किसी के भी काम का है वो 5 थ्योरम्स है इन टोटल। अब 5 थ्योरम्स के बाद भी काफी नोट पॉइंट्स है जिनको तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। थ्योरम्स तो दिमाग में रखना ही है 5, नोट पॉइंट्स भी दिमाग में रखना है 4 से 5, यानी कि 10-11। आई होप दिमाग में गया होगा कुछ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे, टाइम मिलेगा तो सम्स पे जरूर जाएंगे, बट इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टीज कि ये समझ आ जाएगा तो सम्स का बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे, ये कुछ बाकी था। सोते जागते समझना चाहिए ना, सो गया तो सोते समझ के मैंने दिमाग में कुछ आएगा। जागोगे तब सोचो, खाना खाओ तब सोचो। बैक ऑफ द माइंड सम्स को चला के रखो, कुछ भी करेंगे हम सोचते रहेंगे सम्स के बारे में। अपने आप कभी ना कभी आर्किमिडीज की तरह दिमाग में आएगा ही आएगा। बस आर्किमिडीज सुनाते नाते याद हो सकते हैं, हमें भी याद है, वैसे कोई बात नहीं है। एक होता है अंदर सोचते रहेंगे तो आ जाता है। ठीक है, देखते हैं उस सम पे आते हैं। वेट वेट थोड़ा सा ट्विस्ट रखो ना उस सम को, थोड़ा सा वेट रखो, सस्पेंस में मजा आएगा। टेंजेंट है क्या, टारगेट लिख रहे हैं। चलो ठीक है, टारगेट सुबह का माइंडसेट आईसीएससी, सुबह का माइंडसेट आईसीएससी टारगेट। चलो ठीक है, अपना इस एक्सरसाइज में अपने प्रॉपर्टीज में देखते हैं। टेंजेंट प्रॉपर्टीज आता है और काफी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज के बतौर पर तो काफी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिए हुए हैं। हाँ, तो प्रॉपर्टीज में तो काफी प्रॉपर्टीज है, टेंजेंट और सेकंड के भी काफी प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में टेंजेंट और सेकंड का ही प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि टेंजेंट और सेकंड का ही प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। टेंजेंट क्या है, सेकंड क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। ठीक है, नाम तो दे दिया टेंजेंट एंड सेकंड, पहले समझ रहा, उसके बाद उतार रहा हूँ कॉपी में, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को बाहर से टच करके जाता है, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। अब ये यहाँ तक आगे कहीं पर भी जा सकता है, कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी जा रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, चांद से आ रहा है, चांद तक जा रहा है, बीच में धरती पड़ रहा है, उसको छू के चला जा रहा है किनारे से। समझे? तो ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलेंगे। अब यहाँ सेंटर मान लो सर्कल का सी है, और सीकेंड किसको बोलेंगे? सीकेंड बोलेंगे अपने इस लाइन को। मान लो ये लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, और ये सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है इंटरनली। सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, बाहर से आ रहा है। देखो कॉर्ड और सेकेंड दिखने में लगेगा एक ही है, कॉर्ड और सेकेंड देखने में लगे एक ही है, लेकिन एक बात बोलो तो सेकेंड। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट, सेकेंड बाहर से आता है, बाहर तक जाता है, सर्कल के अंदर से होते हुए जाता है, और कॉर्ड अंदर ही आता है, अंदर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड इज एन एक्सटेंशन वर्जन ऑफ कॉर्ड बोल सकते हो। क्लियर है?
तो ये हो गया अपना टेंजेंट। टेंजेंट कभी अंदर नहीं टच करे, अंदर नहीं जाएगा। और ये हो गया अपना सिकेंड। ये दो पॉइंट पे सर्कल को काटेगा। महत्व ये है कि ये दो पॉइंट पे सर्कल को काटेगा। ये है टेंजेंट और ये है सिकेंड। अच्छा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे सर्कल का ये पॉइंट पी है, तो इसके ऊपर ये एक पर्टिकुलर टेंजेंट ही आ रहा है जो कि इस पॉइंट को छूते हुए जा रहा है। क्योंकि अगर मान लो हम चाहे तो तुम बोल सकते हो ना कि सर हम ऐसे भी तो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी तो टेंजेंट हुआ, ये भी तो टेंजेंट हुआ। तीन टेंजेंट ड्रॉ हो गया ना। एक पॉइंट से तुम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कमी नहीं है। स्केल को जैसे जैसे घुमाते जाएंगे एकदम हल्का हल्का, एक एक डिग्री, आधा आधा डिग्री घुमा 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 के तो पूरा, जैसे होता है ना वो फ्लैग में, देखे हो नेशनल फ्लैग के अंदर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितना टेंजेंट पास होता है, देखे होगे बीच में, तो उसका काउंट भी था। कुछ काउंट याद है कितना है वो? तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से काफी टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, ये अपने को देखने मिल रहा है। लेकिन ये वाला जो अपना मेन टेंजेंट है जो कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, इसका एंगल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही है। इसका एंगल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही, इस जैसा सेम डिट्टो टेंजेंट दूसरा ड्रॉ इस पॉइंट पे नहीं किया जा सकता। इस जैसा सेम डिट्टो टेंजेंट मतलब सेम डिग्री पे, देखो ये सर्कल से जिस डिग्री पे होगा, मान लो यहाँ पे कोई डिग्री होगा, यहाँ कोई डिग्री होगा, यहाँ कोई डिग्री होगा, तो वट एवर ये जो डिग्री है, ये डिग्री दूसरा टेंजेंट का तो नहीं हो सकता सेम पॉइंट से, मतलब तो वो हो गया कि ये इसके ऊपर ओवरलैप करा, तो फिर एक ही टेंजेंट है, दो टेंजेंट कैसे कहलाया? हाँ कि ना? करेक्ट बोल रहे हैं ना? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट तो वो एक ही ड्रॉ होगा। ऐसे देखोगे तो इनफाइनाइट ड्रॉ हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से वैलिड टेंजेंट वो एक ही कहलाएगा। जस्ट वन, नॉट मेनी। क्लियर है? ये टेंजेंट है, ये सेकंड है। और मान लो अगर हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर देते हैं, ये भी एक सर्कल है, ठीक है, इसका भी सेंटर सी है। अब यहाँ से एक ये लाइन जा रहा है, यहाँ से ये लाइन जा रहा है, यहाँ से ये लाइन जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये सारे क्या है? ये सारे सेकंड से, ठीक है। सेकंड, सेकंड और टेंजेंट, फर्क इतना ही है। सेकंड कौन सा और कॉड किस कौन सा? क्लियर है? और कोई लाइन मान लो सर्कल के यहाँ पर है, तो ये क्या होगा? ये लाइन क्या कहलाएगा? ये कुछ भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, लाइन बस सर्कल के बगल में है, उसको अगर पैरेलल होगा कोई अंदर लाइन की तो अलग बात है, लेकिन ये सेकंड टेंजेंट तो नहीं कहलाएगा। क्लियर है? पहले थ्योरम्स ही लिखवाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, काफी बड़े बड़े थ्योरम है। ध्यान से समझना, समझने के बाद लिखने का प्रयास मत करना, समझना वही ज्यादा से बेटर होगा। ठीक है, पहला थ्योरम जो है ना, पहला थ्योरम अपना ये कहता है कि सर्कल का टेंजेंट और रेडियस, सर्कल का टेंजेंट और रेडियस एक दूसरा के परपेंडिकुलर होगा, मतलब एंगल बिटवीन देम शुड बी 90 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, कहने का डायग्राम देख लो अपने। टेंजेंट तो बाहर से जाएगा ना छूके, टेंजेंट बाहर से छूके जाएगा, तो ये हो गया अपना रेडियस, तो करेक्ट, ये होगा एंगल 90 डिग्री का। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो रेडियस है, लेकिन ये यहाँ से तो जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री नहीं होगा ना, तुमको इसके लिए फिर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री होगा, इसलिए बोले, समझ आया हम क्यों बोले कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, वैसा उस जैसा दूसरा टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ दिमाग में क्या? वरना तो वो एक ही टेंजेंट हो गया ना, वो तो ओवरलैप ही कर गया उसके ऊपर इनडायरेक्टली। तो ये है कि रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल उस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां पर वो सर्कल को टच करके जा रहा है, वहां पर वो 90 डिग्री कहलाएगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा? रेडियस, रेडियस नहीं, टेंजेंट ही। रेडियस अगर किसी लाइन के, वो लाइन जो कि बाहर सर्कल को टच करके जा रहा है उसके बीच में 90 डिग्री होगा, तो लाइन टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, नंबर वन ऐसे है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। दूसरा कन्वर्ट समझना है, तो रेडियस और वो लाइन जो कि सर्कल को बाहर से टच करके जा रहा है, उन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, तो बाहर का जो लाइन जो टच करके जा रहा है वो साबित होता है कि वो टेंजेंट भी है। क्लियर? तो रेडियस और सर्कल के बीच में 90 डिग्री है, इसको लिखिए कैसे? रेडियस एंड, हाँ वो तो समझ गए हम, शॉर्ट में हम सीधे लिख देते हैं टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में एंगल
टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। बात खत्म। टी एंड आर टर्म्स एंड नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन हमको लगा, खैर छोड़ कहते हैं। टी एंड आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये फालतू में इसका कन्वर्स बना के दिया है बुक में, आई होप से मिल जाएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है याद रखने का। तो वेल ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा ना, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई इशू नहीं। अब कोई एक पॉइंट, ये थ्योरम नहीं है बट थ्योरम समझा दूं क्या? नहीं थ्योरम नहीं, लाइन से जाने में ही ज़्यादा बेटर रहेगा, जंप करेंगे तो भूल जाओगे, ठीक है। अब मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये एक सर्कल है अपना, ठीक है। इस सर्कल के अंदर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है बाहर, सर्कल के बाहर में। तो इस सर्कल से बाहर में जो पॉइंट है, इससे यहाँ पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं ए पे और बी पे, दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर पा रहे हैं ए पे और बी पे। क्या पॉसिबल है इससे ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ करना उस पर्टिकुलर पॉइंट पी से सर्कल के ऊपर? नहीं है, नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट, इससे हमें जानकारी मिलती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो सर्कल के बाहर में, उस पर्टिकुलर पॉइंट से सर्कल पे केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ये एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जा सकता है आपको, क्लियर है? एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जा सकता है, अपने आप में सवाल है ये, ठीक है। एक चलो एग्जांपल, हम तीन एग्जांपल लेंगे, हमको बताना तुम, ठीक है। पहला एग्जांपल ये है कि मान लो सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, तीनों का सेंटर सी सी सी। पहले केस में कितने टेंजेंट्स ड्रॉ है सर्कल के ऊपर? टेंजेंट्स यहाँ पर एक भी नहीं, इसमें टेंजेंट जीरो है, इसमें इसमें किसमें, इसमें दो टेंजेंट है, इसमें दो, इसमें एक। तो याद रखना, एक पॉइंट जो एक्सटर्नल हो सर्कल पे, एक्सटर्नली हो सर्कल के बाहर हो, उस पॉइंट से सर्कल पे दो ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, दो बार रिपीट कर दे रहे हैं, पूछ भी सकता है, और नहीं तो तुम वैसे भी ध्यान में रखना ही है। ये थ्योरम नहीं है, थ्योरम तो पहला वाला ही था जो था। ये नोट समझ लो, एक्सप्लेनेशन समझ लो, या जो समझना समझ लो, ठीक है। चाहो तो ड्रॉ कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉइंट नंबर 2 मान के इसको लिखना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब एक्सटर्नल पॉइंट जो ड्रॉ किया है वहां पे ही थ्योरम भी है, तो इस डायग्राम को दोबारा हम समझाएंगे, बट टिल देन इसको पॉइंट नंबर 2 मान के ड्रॉ कर लो। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर 1 के बगल में थ्योरम लिख देना, टीएच लिख देना, ताकि समझ आ जाएगा ये थ्योरम था बस। पेस्ट रन करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है लेंथ वाला, कहाँ गया? हाँ ये वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 है बट थ्योरम नंबर 2 है ये ऑलमोस्ट। सर्कल ड्रॉ करिए, सर्कल, यस सर्कल है, ये सेंटर सी है, ये पॉइंट पी है, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया। अभी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो समझ ही रहे हो ये काफ़ी आगे तक जाएगा, ठीक है। ये सर्कल वो कट कर रहा है वो ए और बी वाले पॉइंट पे, लेकिन ये काफ़ी आगे तक जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या खासियत है, इसके ऊपर ये एक थ्योरम भी है, इसके ऊपर दो तीन प्रॉपर्टीज है जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि, अब मेरे एक चीज बताओ, ये टेंजेंट तो काफी बड़ा है, काफी दूर से आ रहा है, काफी दूर से टच करके निकल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर काफी दूर से नहीं आ रहा, आ तो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, लेकिन जा तो रहा है काफी दूर, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन तो हो रहा है ना कि भाई ये चांद से नहीं आ रहा है, लेकिन धरती से निकल के चांद पे जा रहा है रॉकेट, ये चांद से चांद पे जा रहा है, ये नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है।
तो अब एक चीज है कि यहाँ पर अगर हमको क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई टेंजेंट का कितना दूरी है, कितना लंबाई है, तो कितना लंबाई हम कैसे बोलेंगे? वो उस पॉइंट से लेके जहाँ पर वो सर्कल को काट रहा है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाएगा। ऐसे तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट तुम इनफाइनाइट ही बोल दो, तो वो आंसर थोड़ी ना हुआ, उसके ऊपर सवाल थोड़ी ना बनेगा कभी। तो सवाल ये है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, ये जो पी ए है यहाँ तक और जो ये पी बी है यहाँ तक, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहलाएंगे। क्लियर है? पी ए एंड पी बी। और बात ये भी है कि दोनों बराबर होंगे, तो पहला प्रॉपर्टी है। सुनो, अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट था तो इसको लिख सकते हो, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, if two tangents are drawn from an external point to a circle, if two tangents are drawn from an external point to a circle, external point से सर्कल पे दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे? ऐसे तो तुमको तीन मिल जाएगा, लेकिन तीसरा हमको तो कोई काम का नहीं लग रहा है यहाँ पर फिलहाल, तो नहीं बताने भी उचित है। नंबर वन प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल होगा, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी होगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर होगा, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी होगा, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। यानी ये काफी आसार है, अगर हम यहाँ एक लाइन और ड्रॉ कर दे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में साबित हो सकता है। काफी आसार है, एक टेंजेंट और ड्रॉ कर दे सर्कल को टच करते हो जाता हो। क्लियर हुआ, समझ आया यहाँ पर ये चीज? हम्म। हाँ, वेट लिसन, देखो पहले समझो, हम यहाँ पे बोल रहे हैं सर्कल है, ठीक है, सर्कल के बाहर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से तो तुम खुद जान चुके हो कि दो ही टेंजेंट से ड्रॉ कर सकते हो सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब सर्कल का जो ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का लेंथ तो इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि आ भी कहाँ से रहा, जा भी कहाँ तक रहा, या तुम स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर दोगे तो एंडिंग पॉइंट तो बहुत दूर तक है ना। तो हम क्वेश्चन में क्या लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमेशा इनफाइनाइट लेंगे? मतलब हमको पता नहीं है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है कि हम उसको लिख नहीं सकते कॉपी में। बात तो उचित है, कहना गलत बात नहीं है, कहना गलत बात नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में हमको अगर लेंथ ऑफ द टेंजेंट बताना है तो हमको एक प्रॉपर लेंथ बताना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10, 20, 30, 40, कुछ तो बताना पड़ेगा। इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, हजार, मिलियन, करोड़, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये होता है कि उस पॉइंट से जहां तुम ड्रॉ किए हो और जहां तुम्हारा वो सर्कल पे काट रहा है, बस उतना। तुमको बाकी से क्या मतलब है लाइन से? तुमको तो यहाँ से चालू होकर यहाँ तक वाला लाइन से मतलब है ना, ये कितना दूरी है, ये कितना दूरी है, तुमको इससे से मतलब है ना, हाँ कि ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट के लिए। या फिर तुम ये बोलोगे ये सर्कल पे सर ये ड्रॉ किए हैं, यहाँ से किए हैं, तो ये पूरा आगे जा रहा है, कॉपी के बाहर चला गया, तो हमको वहां से मतलब, उससे हमको क्या लेना देना? हमको, हम क्या उसका मेजरमेंट कर सकेंगे? नहीं, और उसका मेजरमेंट दिया भी नहीं होगा क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता, तो तुमको क्या देगा मेजरमेंट? तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्लियर हुआ, बाहर से सर्कल भी जहाँ काट रहा है भाई, वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट हुआ। अब इस थ्योरम का ही खासियत है कि भाई तुम टेंजेंट तो दो ड्रॉ करोगे एक्सटर्नल पॉइंट से, उस पर्टिकुलर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे लेकिन दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, यानी कि पी ए और पी बी बराबर होंगे। क्लियर हुआ? पी और ए बी हम मार्क कर दिए, पी और पी बी बराबर होंगे, नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू है कि ये दोनों टेंजेंट सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा होगा वो भी बराबर होगा। सर्कल के सेंटर पे कैसे टेंजेंट बना, ये एंगल कैसे बनाएगा? यहाँ पर तो एंगल जुड़ा हुआ नहीं है, तो तुम डॉटेड लाइन मार्क कर लो, ये डॉटेड लाइन यहाँ पर आएगा, ये डॉटेड लाइन यहाँ पर आएगा। अब सर्कल के सेंटर पे ये टेंजेंट एंगल कैसे बनाएगा? ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, तो ये भी पूरा ऐसे घूम जाएगा, तो बात तो बराबर ही हुआ, बात तो बराबर ही हुआ। तो क्या करेंगे, यहाँ से भी एक लाइन ऐसे करके बीच में आया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, समझा? दोनों टेंजेंट सर्कल के सेंटर पे भी एंगल सेम बनाएंगे। अब तुमको इसका प्रमाण चाहिए तो देख लो, एक चीज बता देते हैं, ये लेंथ इक्वल है, ठीक है, ये लेंथ इक्वल होता है। अब ये 90 डिग्री होगा, ये रेडियस की भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये कोई डाउट? यानी कि झुकाव दोनों जगह से, दोनों लाइन का सेम ही है, वो उस तरफ से जितना झुका है ये भी उस तरफ से उतना ही झुका हुआ, तो बीच में सेंटर में भी तो उतना एंगल बना के रखा हुआ ना भाई, दोनों तरफ से सेम झुका है ना। वी को अपने देखते हैं, वी अपने लिखते हैं कैप्स में, ये दोनों तरफ से सेम झुका हुआ रहता है ना, हाँ कि ना?
अब वही बात अलग है कि तुम सुंदर से बना रहे हो, यू बना रहे हो या उसको वी बना रहे हो, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन प्रॉपर वी को देखोगे तो ऐसे ही बनता है ना, कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, एक मोबाइल के अंदर कीबोर्ड में। हाँ कि ना। तो उस केस में तो ये है ना, अगर बेस लाइन ड्रॉ कर देंगे तो देखो सेम एंगल जाएगा ना, यहाँ से जो एंगल होगा वहीं से वो एंगल होगा। तो यानी कि सेंटर पे भी तो फिर वो ऑटोमेटिकली वही एंगल सब्सटेंड करके बैठा होगा ना। भले ही तुमको सेंटर वाला एंगल के बारे में बात नहीं किया जाएगा, लेकिन सब्सटेंड तो वही करके बैठा होगा। सेम एंगल, सेम एंगल मतलब क्या, दोनों सेम एंगल सब्सटेंड करके बैठे होंगे। ये जितना तरफ झुका होगा सेंटर के, वो भी तो उतना ही तरफ झुका होगा। तभी तो दोनों बराबर है, वरना दोनों बराबर कैसे होता। क्लियर है, दिमाग में गया। तो प्रॉपर्टी एक बार दोबारा बोल रहे हैं, अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अपने, तो नंबर वन प्रॉपर्टी है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। नंबर टू प्रॉपर्टी है कि दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे सर्कल का, या सर्कल का सेंटर से। ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी भी एक दिया हुआ है, लेकिन वो हमको काम का नहीं लगता है, क्योंकि हम तुमको बता ही चुके हैं। ये दोनों टेंजेंट बराबर ही हर जगह एंगल बराबर 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 बना के बैठा होगा। हर जगह एंगल बराबर बना के बैठा होगा, वही इस लाइन को यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। ठीक है। तो लिख कोई बता नहीं रहे, दोनों बराबर ही होगा दोनों साइड से, ये समझ के रखना। नंबर वन है, चाहो तो लिख लो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो नंबर वन, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। नंबर टू, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है। ये दो, ये एक पर्टिकुलर थ्योरम है जिसके बाद दो प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन इसे भी टेढ़ा टेढ़ा चीज अभी आएगा आगे। थोड़ा टेढ़ा ही था, बस ज्यादा नहीं था। ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट, सर्कल्स, ये थ्योरम नहीं है। टचिंग ईच, अब दो सर्कल ना एक दूसरा को दो तरीके से टच कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से टच कर सकते हैं दो सर्कल एक दूसरा को। पहला तो ये है कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। हाँ कि ना। इस दो तरीका के अलावा कोई तरीका एग्जिस्ट करता है जिस पे सर्कल एक दूसरे टच कर सकता है? दो सर्कल ऐसे ही टच कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। कॉर्नर नहीं तो फिर वो एक सर्कल उसके अंदर का ही हो। मतलब कॉपी के अंदर तुम होल कर दिया, ठीक है, कटोरी को लेके एक होल कर दिया, तो वो हो गया तुम्हारा, एक तरीके से बोल सकते हो, बस सर्कल के अंदर सर्कल क्रिएट हो गया। फाइन। तो इस केस में ये है कि भाई सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इस केस में है कि भाई इंटरनली टच कर रहा है। यही फर्क है। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, वैसे इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2। कोई डाउट है? अब देखो, जो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है उसके लिए ये जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट कॉमन हो गया दोनों के लिए। करेक्ट है तो, और ये टेंजेंट भी तो कॉमन होगा दोनों के लिए। करेक्ट है नहीं? दोनों तरफ से जो टेंजेंट है, ये कोई डाउट है? दोनों टेंजेंट नहीं दिखता है, टेंजेंट है दोनों। सर्कल जो एक्सटर्नली टच करे उसके लिए भी टेंजेंट है बीच वाला, जो सर्कल इंटरनली टच कर रहा है उसके लिए बाहर से जो टेंजेंट बाहर से रहा है वो भी तो टेंजेंट ही होगा। तो दोनों तरफ दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट के रूप में ना बिहेव करेगा। अब इस टेंजेंट को हम लोग कॉमन टेंजेंट का नाम देते हैं, बट तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है कॉमन टेंजेंट क्या होता है। सिंपल समझ आ रहा है, दो सर्कल के कॉमन है तो कॉमन टेंजेंट है, उसको क्या याद करना। अब कॉमन टेंजेंट दो प्रकार से ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ये कॉमन टेंजेंट मतलब दो सर्कल के जो कॉमन टेंजेंट है, इसको हम लोग दो प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इसको ड्रॉ करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। एक ये,
ड्रॉ करने का तरीका कहने का अर्थ ये क्या है ना, ये भी कॉमन टेंजेंट है या नहीं है? ये भी कॉमन टेंजेंट है। दोनों सर्कल, ये टच नहीं है, थोड़ा सा मतलब समझ लो टच ही है, ठीक है, वो ड्रॉ करने में ऐसा हो गया। तो ये भी कॉमन टेंजेंट है, और ये भी तो कॉमन टेंजेंट होगा। क्लियर है? तो दोनों है कॉमन टेंजेंट, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब समझेंगे कैसे कि ट्रांसवर्स कौन सा है, डायरेक्ट कौन सा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में याद रखना, टेंजेंट के एक तरफ दोनों सर्कल लाई करते होंगे, कोई भी एक तरफ, कोई भी एक टेंजेंट को उठा लेना उस सर्कल का, और उसके दोनों तरफ नहीं, एक ही तरफ दोनों सर्कल लाई करेंगे कॉमन टेंजेंट में, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, है ना। सर्कल का ये कॉमन टेंजेंट है, इसके एक ही तरफ दोनों सर्कल लाई करते हैं, हाँ कि ना। या इसको उठा लो, एक ही तरफ दोनों सर्कल लाई करते हैं। क्लियर है? ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें कोई भी एक टेंजेंट को उठाओ, ये वाला अगर हम ए बी टेंजेंट को उठाते हैं, ये वाला को, तो देख लो ना, यहाँ पर ये सर्कल इस तरफ लाई कर रहा है, लेकिन ये सर्कल उस तरफ लाई कर रहा है, हाँ कि ना। तो कंफ्यूज होने का बात नहीं है कि डायरेक्ट कौन सा और ट्रांसवर्स कौन सा। डायरेक्ट में दोनों एक तरफ लाई करेंगे सर्कल, और ट्रांसवर्स में दोनों दो तरफ लाई करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर टेंजेंट को उठा लो जो कि कॉमन है उस सर्कल का। और हाँ, नहीं इतना ठीक है। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट के बारे में बात था, थ्योरम 2 था अभी तक, रामायण काफी था। थ्योरम 2 था, रामायण काफी था। अध्याय 18 थे, लेकिन अंदर काफी कुछ था। ठीक है, इसको आज भी लोग कई बार निकाल पाए हैं, कई कई लोग अभी ढूंढ रहे हैं उसके अंदर काफी कुछ। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा हाँ, नेक्स्ट एक और है। नेक्स्ट थ्योरम है नंबर 5 है क्या ये? पॉइंट नंबर 5, थ्योरम नंबर 3। पॉइंट नंबर 5, थ्योरम नंबर 3। देखो, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, ब्रैकेट के अंदर, विद इन ब्रैकेट, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली, जाहिर सी बात है दो सर्कल टच करेगा तो क्या, तो एक्सटर्नली नहीं तो इंटरनली, सीधा बात है। इफ टू सर्कल टच ईच अदर विद इन ब्रैकेट एक्सटर्नली और इंटरनली, then the point of contact then the point of contact lies on the straight line joining their centers, lies on the straight line joining their centers, then the straight, repeat कर रहे हैं, if two circles touch then the point of contact lies on the straight line joining their centers। क्लियर है? हाँ, तो कहने का क्या अर्थ था कि सेंटर्स, if two circles touch each other then the point of contact जहां पर दो सर्कल ने एक दूसरे को टच किया, lies on the straight line joining their center। भाई बात तो सही लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अब इसके ऊपर थ्योरम देके क्या फायदा हुआ? देखो बात कैसे सही लिखा हुआ है, ये सर्कल है अपना, ठीक है, और ये सर्कल है अपना, ये सेंटर C2 होगा, ये सेंटर C1 होगा ना। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि भाई दो सर्कल अगर टच करेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करेगा, मतलब दो सर्कल जहां टच किया है, ये मान लो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी लाई करेगा वहां पर, उस लाइन पे लाई करेगा जो लाइन दोनों सर्कल के सेंटर को जोड़ रहा होगा। बात तो सही है, दोनों सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करता हुआ लाइन अपना C1 C2, उस सर्कल के उस लाइन पे तो पॉइंट लाई कर रहा है ना, जो टच कर रहा है। ये तो क्लियर ही बात है, समझ ही आ रहा है, ठीक है। और इंटरनल सर्कल अगर काटेगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये रहा,
ये पूरा नहीं है सर्कल तक, ये C1 तक गया लाइन थोड़ा, ठीक है, वो आगे एक्सटेंड हो गया मेरे से भूल से। C1 जो सेंटर है बड़ा सर्कल का, C2 जो सेंटर है छोटा सर्कल का, तो जाहिर सी बात है दोनों सेंटर के लाइन को ज्वाइन करने वाला लाइन पे ही तो लाई कर। अब तुम बोलोगे कि सर क्या जरूरत था कि हम इसको इतना आगे तक ड्रॉ किए, C2 से P तक क्यों ड्रॉ किए, C1 और C2 को भी तो ज्वाइन कर देते, सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन पे कहाँ लाई कर रहा है। लेकिन हिसाब से देखोगे सेंटर वाला ज्वाइन वाला लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तब तो सामने P आ जाएगा ना, मिल जाएगा ना हमको, मतलब उस पर्टिकुलर लाइन पे तो लाई करेगा ना कहीं, कहने करती है। क्लियर है। ये था इस बात का अर्थ, लेकिन इसका थ्योरम क्या निकला, थ्योरम क्या खास निकला, इस पे दो रिजल्ट आता है। ये थ्योरम है अपने आप में, लिख लेना इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर दो रिजल्ट आता है। रिजल्ट ये है कि मान लो ये बड़ा सर्कल है, इसके लिए रेडियस है बिगर का, मान लो ये बिगर है, एक स्मॉलर है, बिगर का रेडियस R1 है, स्मॉलर का मान लो R2 है, ठीक है। और C1 C2 जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ना वो D है, ठीक है। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2 लाइन है, मतलब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, मान लो D है, ये कैपिटल डी कुछ भी मान लो। तो इस वाले के लिए क्या पॉइंट होगा, इस वाले के लिए ये पॉइंट होगा कि R1 प्लस R2 कैपिटल डी है स्मॉल डी के बराबर है, हाँ कि ना, कह सकते हैं नहीं कह सकते। क्लियर, ठीक है। अब इसको दूसरा सेंस में कैसे लिख के देगा ये लोग, तुमको अगर एमसीक्यू में पूछना हो तो। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है कि डायमीटर रेडियस का आधा होता है, नहीं, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो D1/2 प्लस D2/2 equal to D, where D capital D1 and capital D2 are the diameter of the respective circles, हाँ कि ना, बोलो। क्लियर है, तो वो आर और R1 और R2 की भाषा को चेंज कर दिया। कोई डाउट। अब इसके क्या करेगा, इसमें इक्वेशन जोड़ देगा, टू को कॉमन लेके उधर भेज देगा, तो D1 प्लस D2 इक्वल टू 2D। हाँ कि ना, बोलो। तो चेंज करेगा कैसे, हम उसको आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एलसीएम लेके यहाँ पर कर सकते हैं। और हम श्योरिटी देते हैं, गारंटी 100%। ये अगर आया तुमको D1 प्लस D2 इक्वल टू 2D, लिख लेना, कोई नहीं कर पाएगा। ये रिजल्ट कहाँ से आया, क्योंकि बुक में भी देखने जाओगे रिजल्ट नहीं दिया हुआ। हाँ लेकिन ये बुक में रिजल्ट नहीं दिया हुआ, बुक में केवल ये रिजल्ट है, ये R1 प्लस R2 इक्वल टू स्मॉल डी, ये रिजल्ट नहीं है बुक में। स्कूल के क्लास के किसी स्टूडेंट को उठा के पूछ देना कि चार रिजल्ट निकालना, D1 D2 और डी का, अपने से एकदम सॉलिड बना के रखना चारों एमसीक्यू का आंसर्स को, और उसमें एक आंसर बैठा, हम 100% गारंटी देते हैं मिस प्लेस होगा, और नहीं तो सोचने में समय आराम से जाएगा 5 मिनट का। कौन सा आंसर कहाँ से आएगा, अब कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट 100 में 1 होगा तो वो अलग बात है, नहीं तो ये रिजल्ट किसी का दम नहीं है, अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो फटाफट फटाफट सोच पाए, हम लिख पाए, सब छोड़ देंगे या तुक्का मार देंगे, ठीक है लास्ट में देखेंगे। बुक में नहीं दिया हुआ रिजल्ट, बात ये एक्चुअली में, ठीक है, बस लिखने की भाषा अलग है, आईसीसी यही करेगा, भाषा चेंज कर देगा और कुछ नहीं। क्लियर है। तो दूसरा रिजल्ट क्या है इंटरनल वाला सर्कल के लिए, इसमें क्या बोलोगे, R1 माइनस R2 इक्वल टू स्मॉल डी बोलोगे क्या, हाँ कि ना। ये फाइव लग रहा है स्मॉल डी, तो इसको कैसे घुमाएगा, D1/2 माइनस D2/2 इक्वल टू स्मॉल डी, D1 माइनस D2 इक्वल टू 2D। समझ आया, कुछ गया दिमाग में। अब यही तो रिलेशन अगर एमसीक्यू में बैठा होगा ना, गारंटी देता, कोई एक कोई सोचेगा ये करेक्ट होगा, नहीं तो ये करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट हो गए, तो एक में माइनस एक में प्लस, ये तो जाहिर सी बात एक ही करेक्ट होगा ना। अब किसी को ये थोड़ी, मतलब इतने अकलमंद थोड़ी ना हमारे बच्चे हैं कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। अब कोई सोचेगा भाई दोनों में सी की फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, प्लस में माइनस बैठा दिया, हाँ कि ना, लेकिन दो एग्जिस्ट करता है ना। बहुत सुंदर रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम आएगा अगर देता है क्वेश्चन तो लॉजिकली है कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और चांस है कि काफी बच्चे गलत करेंगे या नहीं करेंगे, ये तुक्का लग गया तो अलग बात है, सीधा बात है।
ठीक है, थ्योरम कितना था ये, थर्ड था ना, थ्योरम नंबर थर्ड था ये। पॉइंट नंबर कितना है, ये 5 है, बट थ्योरम नंबर थर्ड। ठीक है, थ्योरम थर्ड है। नंबर वन थ्योरम था, तुमको बताया था रेडियस और टेंजेंट का, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नंबर टू थ्योरम बताया तुम्हारा, हाँ हाँ, लेंथ बराबर होता है टेंजेंट्स का और सबटेंड करता है इक्वल एंगल। ये पॉइंट, ये थ्योरम नंबर थ्री है तुम्हारा। ये बोल सकते हो कि नोट नंबर, लेकिन नोट नहीं, एक्चुअली में थ्योरम करके दिया हुआ बुक में, तो थ्योरम के तौर पर याद रखो, सर्कल्स ऑफ द थ्योरम्स ऑफ द सर्कल। थ्योरम ये था मेनली कि अगर आपका दो सर्कल टच करता है इंटरनली एक्सटर्नली, तो जो पॉइंट है ना वो लाई करता है उस लाइन पे जो कि सेंटर को ज्वाइन करता है। ये एक्चुअली में थ्योरम है, और इसका दो रिजल्ट है, R1 प्लस R2, ये कैपिटल डी वाला, D1 और D2। क्लियर, विदाउट, क्या डाउट है? नहीं डाउट है, चलो बहुत बढ़िया। हम्म, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। दो थ्योरम और है, इसको टच करना नहीं चाह रहे हैं हम, क्या इसको करने जाएंगे तो दिमाग में शायद बत्ती में कुछ ही नहीं जाएगा, सबके सब फ्लैश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी करेंगे। इस दो थ्योरम को बताएंगे अभी हम क्लास में, भले एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। दिमाग में गया इतना पक्का ना, या कोई डाउट है अभी भी? हम्म, तो दो और है इसके अंदर, पॉइंट्स तो शायद सात आठ हो जाएंगे, लेकिन थ्योरम दो और है, तो तीन और दो पांच थ्योरम है। पांच नहीं, शायद चार है, जो भी, दो और होगा शायद, दो हो, हाँ दो है। तो भाई दो और है थ्योरम, आओ दो और के भी थोड़ा देखिए। दो नहीं, तीन होगा शायद, तीन है। हाँ थ्योरम तो तीन है मेरे। इतना थ्योरम कैसे याद रखोगे, दिमाग में जाएगा? सिमिलैरिटी का इतना थ्योरम भर्ती पड़ा है, सर्कल में इतना थ्योरम भर्ती पड़ा है, और जिसमें तुम थ्योरम का लाइन तुमको लिखा ही नहीं रहा, थ्योरम की लाइन। और सर्कल में भी ना, थ्योरम में नहीं, सर्कल में भी थ्योरम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस सर्कल का चेहरा आएगा ना एग्जाम में, तो अपने आप दिमाग में चमकेगा कि क्या क्या थ्योरम्स था, कि फर्स्ट एक्सरसाइज में किस चीज के बारे में थ्योरम था, सेकंड एक्सरसाइज में किस चीज के बारे में थ्योरम था, थर्ड एक्सरसाइज में किस चीज के बारे में थ्योरम था। खैर थर्ड एक्सरसाइज में तो पूरा ही है जो भी है। सर्कल का डायग्राम आएगा तो अपने आप दिमाग में कुछ ना कुछ क्लिक करेगा, भाई दिमाग सोचेगा ना कहीं तो हम कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। ठीक है, अब सिक्स नंबर पॉइंट और थ्योरम नंबर फोर। ठीक है, थ्योरम नंबर फोर और सिक्स नंबर पॉइंट ये है कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, दो सर्कल है, दोनों का सेंटर तो नहीं दिया होगा, नहीं सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है। अब ये सर्कल का एक कॉर्ड है, ये सर्कल का एक कॉर्ड है, हाँ कि ना, ये सर्कल का कॉर्ड है, और ये भी एक सर्कल का कॉर्ड है। तो ये पॉइंट, 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 ये ए बी सी डी, वैसे ये ए बी सी जी, ये पॉइंट नंबर पी, ये पॉइंट पी। अब देखो इसमें वो क्या है, इसमें ये हो रहा है, थ्योरम ये बोलता है कि अगर दो कॉर्ड सर्कल का एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा हो, जैसे इस डायग्राम में, डायग्राम नंबर वन में, या दो कॉर्ड सर्कल का, यहाँ पर भी तो देखो सी डी बोल रहे हैं, ए सी और बी डी कॉर्ड है ना, ए सी और बी डी दो कॉर्ड है, तो दो कॉर्ड सर्कल का चाहे इस डायग्राम में एक्सटर्नली एक दूसरे को जाके कहीं पर टच कर रहा हो। ठीक है, दो कॉर्ड्स इंटरनली टच कर रहा है, कॉर्ड्स आर टचिंग इंटरनली और एक्सटर्नली, कॉर्ड्स आर टचिंग इंटरनली और एक्सटर्नली, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये है कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू होगा पी सी इंटू पी डी। पी ए इंटू पी बी मतलब वो एक पर्टिकुलर कॉर्ड का लेंथ, दोनों पार्ट का उसका, इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अब इस वाला के लिए, पहला वाला डायग्राम के लिए समझना तो आसान है कि पी अंदर है, लेकिन इस वाले में डायग्राम में पी बाहर है, बट याद रहे पी से एक पॉइंट तक कॉर्ड का, जो पॉइंट एक्सटर्नली या इंटरनली, उस पॉइंट से एक पॉइंट तक कॉर्ड का इंटू उस पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक का उसी कॉर्ड का, इक्वल टू सेम थिंग ऑन द राइट हैंड साइड। कोई डाउट, कोई सवाल?
लेकिन ये रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इसका, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। थोड़ा चीज़ें है, कुछ चीज़ें है, कोशिश करते हैं कि याद नहीं रखना पड़े, लेकिन अब ये सब चीज़ याद रखना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एक्सटर्नल या इंटरनली टच करेगा तो ये रिजल्ट है, एक्सटर्नल या इंटरनल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल टच करेगा तो रिजल्ट है। चाहो तो लिख लो और नहीं तो नॉर्मल हम स्टेटमेंट पढ़ के भी सुना दे रहे, बुक का ही दिया हुआ तुम्हारा। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। अब भाई इतना टेढ़ा लाइन तो हमको नहीं समझ आया ना, ठीक है, दिमाग के अंदर से सब ब्लैंक हो जाएगा। लिखा क्या, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल, then the product of the lengths of the segments of the circle are equal। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लिखा तो वही भाषा है। हाँ लिखा तो वही भाषा, लेकिन अगर ये थ्योरम नहीं बताते ना तो ये भाषा भी नहीं समझ आता। अगर ये रिजल्ट नहीं लिखते तो ये भाषा समझ नहीं, अब देखोगे तो रिजल्ट के ऊपर समझ आ रहा होगा। तो जरूरत नहीं है बुक का बुकिश लैंग्वेज लर्न करने का, तुमको रिजल्ट याद है, तुम अपने आप में उस थ्योरम को लिख दो कि कॉर्ड्स, अगर डायग्राम कोई ना कोई डायग्राम तो देगा ना एग्जाम के अंदर, क्या तो एक्सटर्नल वाला देगा कि इंटरनल वाला देगा, उस हिसाब से बता देना, छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बस। या फिर ये इजी है तो यही बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अच्छा एक बात और, एक बात और, एक रिजल्ट और, एक रिजल्ट और। नंबर वन ये है, नंबर टू, अब नंबर टू में ये लोग ना एक रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल बोला है, ठीक है, रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। अब मेरे को भी नहीं समझ आया रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल किस प्रकार बनाया है ये लोग, लेकिन हमको तो कभी ये इतना कुछ खास लगा नहीं सम्स ये सब में, बट रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल कहाँ से बन रहा कैसे बन रहा मेरे दिमाग के ऊपर से ब्लैंक ये चीज अभी। लेकिन देख लो ये लोग क्या कर रहा है हम बता देते हैं। ये लोग कुछ किया है कि दो कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एक्सटर्नली इंटरनली टच कर रहे हैं ना, तो लोग एक रेक्टेंगल टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल टाइप का बना रहा कह सकते हो, रेक्टेंगल नहीं कह सकते हो, ठीक है। अब कैसे, ये एक्सटर्नल वाला का डायग्राम देखेंगे तो एडी को अगर हम टच करा दे और सीडी को टच करा दे तो देखने में तो एक कोई क्वाड्रिलेटरल लगेगा, ए सी डी बी, ए सी बी डी। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं रेक्टेंगल की कुछ समान है चित्र देखने में, ठीक है। वो मेरे समझ जो मेरे परहेज के बाहर है, इसको हम छुएंगे नहीं इस चीज को, लेकिन हम बता दे रहे हैं। वो तो बात बात की है, वो तो बात की है, वो तो बात की है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो यहाँ पर देखो, तुमको थ्योरम मिल जाएगा बुक में अगर समझ सकते हो तो देखो, दिया है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, if two chords of a circle intersect internally or externally then the rectangle formed by the two segments of a chord, रेक्टेंगल पहली बात है बन कैसे, यहाँ एडी भी ज्वाइन करेंगे और सीडी भी ज्वाइन करेंगे तो भी रेक्टेंगल कहाँ से आएगा। तो बोला है then the rectangle formed by the two segments of a chord is equal in area to the rectangle formed by the two segments of the other chord is equal in area। लेकिन ये कैसे बना, मिला थ्योरम बुक में, रिमार्क्स करके दिया होगा शायद। बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दिया क्या है वो मायने है ना, दिया दिया है यहाँ पर रेक्टेंगल, लेकिन ये प्रॉपर्टी कुछ काम आएगा नहीं फिलहाल एक्सरसाइज के अंदर, बिना इसके भी हम लोग काम चला सकते हैं। बट हाँ एग्जाम में अगर पूछता है तो इस लाइन को थोड़ा मन में याद रखना, ये दिमाग के अंदर रख के रखना, इस लाइन को एक बार पढ़ लेना दो बार, दिमाग में ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ज्यादा जोर नहीं डालना है कि इस प्रॉपर्टी के बिना भी अपने सॉल्व कर लेंगे सब, ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। बस हाँ रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल कुछ दिया है, कुछ लाइन दे देगा, बोल देगा ये ट्रू है फॉल्स है, ये कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर वटेवर, बनाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन बना देगा वो, लेकिन बता दिए देखो मिल जाएगा तुमको ये थ्योरम तो दिया हुआ है, उसके बगल में ये कन्वर्स के पार्ट में दिया हुआ है। अच्छा इसका सेकंड पार्ट रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल, कहने में सामने से तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल का जो दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड सर्कल का इंटरनली एक्सटर्नली टच करता है, दो कॉर्ड सर्कल का इंटरनली एक्सटर्नली टच करता है और उस कॉर्ड्स के लिए तुम ये प्रॉपर्टी लिख पाते हो कि पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, अगर ये बात लिख पाते हो तो ए बी सी डी चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे सर्कल पे। बात तो सही है ना, कॉर्ड कहीं ना लाइन से हुआ, तो हिसाब से देखा जाए तो बात भी सही है।
कॉर्ड की भी सर्कल पे ही टच करेगा। हाँ, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रहे। पहले प्रमाण करना पड़ेगा तुमको, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, तभी तुम फिर बता सकते हो, अगर तुमको कॉन्साइक्लिक प्रूफ करने दिया है तो। ठीक है, और ये एक्चुअली रेक्टेंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल का ही उल्टा पार्ट है, लेकिन ये इसका सीधा कैसे हुआ हमको तो समझ नहीं आ रहा, उल्टा कैसे हुआ ये क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, फाइन, नहीं बुक में होगा, देखना बाद में आराम से समय से रीड करना। ये दो थ्योरम और एक थ्योरम है क्या, एक थ्योरम, एक थ्योरम और है। चलो ठीक है, एक थ्योरम और है दिया हुआ, दो थ्योरम करके। ये था रेक्टेंगल के बारे में कुछ, लिख लिए या कुछ लिखना। तो थ्योरम कितना हुआ अपना टोटल गिनती में, और पॉइंट से 6, 4 पॉइंट से 6, सातवां नंबर पॉइंट है और लास्ट थ्योरम ही है ये मोस्ट प्रोबेबली। थ्योरम का नाम दिया हुआ एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट हुआ कैसे, हुआ कुछ इस प्रकार है कि ये अपना सर्कल है, ठीक है, ये अपना सर्कल है, ये सर्कल पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये अपना सर्कल है, ये सर्कल पे अपना टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, और ये लोग कुछ इस प्रकार का लाइन ड्रॉ किया है, ये चित्र यहाँ पर बनाया है। अब इन लोग का कहना है कि ये ए है, बी है, ये ठीक है, सी ले लो, ये सेंटर का पॉइंट ले लो जो भी है, ठीक है। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो ये टेंजेंट दिख रहा है तुमको, ये टेंजेंट दिख रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो एंगल बाहर बना रहा है ये इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब हुआ कैसे कैसे हो तो समझ के बाहर की बात है, अभी फिलहाल के लिए कि प्रूफ तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थ्योरम है तो दिमाग में रखना पड़ेगा। ये कैसे हो रहा है वो पूरा बता देंगे अभी, ठीक है, बट एंगल ये और ये एंगल बराबर, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग ये, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा है। एक तो ये था और एक तो, ये डायग्राम को टेढ़ा कर देंगे तो होगा क्या, ये डायग्राम को टेढ़ा कर देंगे, हाँ देखो एक वैसे ही, एक तो ये, इसका उल्टा पहलू भी तो ले सकते हैं ना, कि ये वाला जो होगा वो बराबर होगा इस वाला के, सर्कल का ही वो एक्सटर्नल वाला एंगल है जो प्रॉपर्टी है कुछ वैसा ही है, लेकिन उसमें कौन साइक्लिक वाला बात था, इसमें ट्राइंगल है अंदर। तो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है वो सुनो। प्रॉपर्टी ये कहता है कि हम रीड कर लाइन, उसके बाद हिंदी में देखते हैं अपन क्या है। इफ अ लाइन टचेस अ सर्कल, इफ अ लाइन टचेस अ सर्कल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब टेंजेंट के बारे में बताया जा रहा है, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन। भाई कॉर्ड तो ड्रॉ तो दो तरफ ड्रॉ किया गया, एसी भी एक कॉर्ड है, ए बी बी सी भी एक कॉर्ड है, क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर एक कॉर्ड ड्रॉ किया जाता है, देन द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट and the chord, angle between the tangent and the chord, angle between the tangent and the chord are respectively equal to the angles in the corresponding alternate segment। क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, अर्थ ये है कि अगर मान लो, तुम देखो एक चीज देखो यहाँ पर, ये ए बी ए सी, मेरा पेन जैसे घूम रहा है बस वैसे देखना, ये बी ए सी वाला एक पोर्शन है सर्कल का, और ये एक पोर्शन है सर्कल का, हाँ कि ना। अगर हम बी और सी के हिसाब से देखें तो बी एस सी वाला बोलोगे ना, एक आर्क है सर कंप्लीट मेजर आर्क के रूप में, तो एक सर्कल का ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन है, ठीक है। अब इस वाला पोर्शन के लिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इस वाला पोर्शन के लिए ये इसके अल्टरनेट में बैठा है, इस लाइन के उस तरफ बैठा है, तो ये बोल रहा है कि तुम मेरे अल्टरनेट में बैठो, ठीक है। अब वैसे ये वाला एंगल क्या बोल रहा है इस बीसी वाले सेगमेंट को कि भाई तुम मेरे अल्टरनेट में बैठे, तो इस वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि इसका एंगल जो होगा उसका अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल के बराबर होगा। वापस रिपीट करें, इफ अ लाइन टचेस द सर्कल एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन, टेंजेंट है उस पॉइंट से कॉर्ड ड्रॉ किया, टेंजेंट है उस पॉइंट से कॉर्ड ड्रॉ किया है, देन द एंगल्स देन द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट, ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल का प्रॉपर्टी है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा that angle is equal to the angle, that angle is equal to the angle in the corresponding alternate segment, corresponding alternate segment, corresponding alternate segment। ये बोलेगा ना भाई, ये एंगल बोलेगा अपने आप को कि भाई तुम ये अपोजिट में बैठे हो, ये मेरा अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल के बराबर है। अब कैसे बराबर है वो तो थ्योरम है, उसका प्रूफ अपने को लेना देना नहीं है, बट अपने को इसका रिजल्ट याद रखना है।
इसके लिए वो अल्टरनेट है, इसके लिए वो अल्टरनेट है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू दिया हुआ है, लेकिन कन्वर्स, अच्छा नहीं नहीं कन्वर्स नहीं, कन्वर्स भी ट्रू है बट जानकारी के लिए अपने को कन्वर्स के बारे में जानना नहीं। एक थ्योरम और है, पॉइंट नंबर 8, ये भी एक थ्योरम ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो बता रहे हैं, ये थ्योरम ये कहता है, ये सर्कल है और प्रोबेबली ये कॉर्ड और ये टेंजेंट है। कॉर्ड और टेंजेंट जो है सर्कल का, कॉर्ड और टेंजेंट जो है सर्कल का, कॉर्ड और टेंजेंट जो है सर्कल का जिस पॉइंट पे मीट करता है भाई वो पॉइंट को देख लो। ठीक है, कॉर्ड और टेंजेंट सर्कल का जिस पॉइंट पे मीट करते उस पॉइंट को देख लो। अब ये पॉइंट जो है अपने वहां पर देखे थे ना कि पी ए इंटू पी बी वाला कंसेप्ट याद है, पी से है पी से भी, तो पी ए इंटू पी बी जो होगा यहाँ पर ये पी सी का स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। लेंथ ऑफ द टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। अब पूरा डायग्राम कुछ ऐसा नहीं है, पूरा डायग्राम कुछ इस प्रकार का पूरा डायग्राम है। ठीक है, पूरा डायग्राम कुछ प्रकार का, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि एक पॉइंट जो है ये पूरी पी पॉइंट जो है ना सर्कल के अंदर होगा तो भी इस ए बी को दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा, ए पी और पी बी करके, और बाहर होगा तो भी ये दो सेगमेंट में डिवाइड करेगा, ए पी और पी बी करके। तो दोनों सेगमेंट का जो लेंथ का प्रोडक्ट होगा वो टेंजेंट का स्क्वायर के बराबर होगा। लाइन ये लिखा हुआ है, इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, कॉर्ड एंड टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, भाई सही बात है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, पी और पीबी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात फालतू का लिखा हुआ है, लास्ट वर्ड जो थे, लेकिन ये थ्योरम है कि सेगमेंट्स जो है उनका प्रोडक्ट जो होगा लेंथ का वो टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। काफी थ्योरम काफी पॉइंट्स बता दिए हैं, सम्स पे आज नहीं जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं इस फिलहाल को, कल सम्स इसका लेंगे। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा पहले डाइजेस्ट करके आना, डाइजेस्ट करके आना, काफी थोड़ा सा आना, और जरूरत पड़ेगा कुछ एक्सप्लेनेशन का वापस तुमको बोलना कि सर नहीं समझ आया है या हमको दिक्कत हो रहा है। बाकी कल मॉर्निंग में इसका एक्सरसाइज को अपने चालू कर लेंगे। ठीक है, फाइन।